प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 12वीं अध्याय 2 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों ये प्रश्न हम बहुत ही सरल ढंग से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल एक प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करने की एक चाबी प्रदान कर देंगे, समझ लीजिए। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले इस सवाल को हल करने की क्या योजना रहेगी, क्या प्लान रहेगा, वो अपन जाने लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि कोई चालक है। यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले एक समझने के लिए, फिर अभी डिटेल में अच्छे से अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं, मतलब एक चालक की एक प्लेट ये है इस टाइप से आयताकार, दूसरी ये है ना। ए और बी इनके नाम भी दे सकते हैं, आयताकार भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आपने प्लस क्यू आवेश दिया तो प्लस क्यू आवेश यहाँ पर पूरे में फैल गया, वितरित हो गया। विद्युत प्रेरण की क्रिया हुई तो इसके निकटवर्ती तल पर प्रेरित ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर प्रेरित धन आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन पृथ्वीकृत कर दिए तो ये समस्त धन आवेश पृथ्वी पर चला गया। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अपन माने लेते हैं कि कितनी है, डी है। विद्यार्थियों इतना आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं विद्युत धारिता की। तो किसी भी चालक की विद्युत धारिता हो या संधारित्र की विद्युत धारिता ही क्यों न कहें, तो धारिता का सूत्र ये होता है C बराबर Q/V, ये सूत्र होता है ना। लेकिन संधारित्र के संदर्भ में बात करेंगे तो ये नियत रहेगा, Q तो नियत रहेगा। अब जब Q नियत रहेगा तो C किस पर निर्भर कर रहा है, V पर, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, V पर, V को ज्ञात करना पड़ेगा, V यानी विभवांतर। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ गई विभवांतर की। तो इसको ज्ञात करने के पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा विभवांतर, यानी विभवांतर निकालना पड़ेगा, विभवांतर V। तो विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणित दूरी, तीव्रता गुणित दूरी। तो अगर दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जो कि एक समान ही होगी, बल रेखाएं समांतर जाएंगी ऐसी ऐसी, यहाँ पर ये है ना। तो तीव्रता गुणित दूरी, अब दोनों प्लेटों के बीच में दूरी देखिए, ये तो जितनी है सो है, यानी दूरी नियत है। तो अब क्या उद्देश्य बचा, E को ज्ञात करना है ना। तो E को ज्ञात करने के लिए अब हम आगे की बात करते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता E बराबर क्या होगा, तो तीव्रता E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। के क्या है, माध्यम, इसके बीच में अगर कोई माध्यम है तो उसका पराविद्युतांक है। ये कैसे आया ये वाला भाग, ये अपन डेरिवेशन के समय समझ लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि C ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी V की। तो V ज्ञात करने के लिए हमने ये सूत्र लगाया, तो हमको जरूरत पड़ जाएगी E की। तो E ऐसे निकलेगा। तो अब E का मान ज्ञात करने के लिए अब हमें K तो नियतांक है, एप्सिलॉन 0 भी फिक्स है, नियतांक है। यहाँ पर जो भी होगा वायु निर्वात की विद्युतशीलता वो तो है। अब बात आ जाती है सिर्फ काय पे, ये जो सिग्मा आपने माना है। तो तीव्रता निकालने के लिए सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है ना। आवेश का ये जो प्लेटें हैं इन पर क्या पृष्ठ घनत्व, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व ये। तो अब आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी Q/A, आवेश बटे क्षेत्रफल। जैसे जनसंख्या घनत्व की बात करते तो ऊपर क्या लेते हैं, जनसंख्या, नीचे क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो आवेश ऊपर रहेगा और A क्या हो जाएगा, प्लेट का क्षेत्रफल। तो ये आपकी योजना तैयार हो गई, यानी हमको C को ज्ञात करने के पहले ये प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी स्टेप नंबर 1 ये, स्टेप नंबर 2 ये, स्टेप नंबर 3 ये, फिर स्टेप नंबर 4 पे उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतनी सी तो योजना छिपी हुई थी, यही तो रहस्य है। अब इस योजना पे हम बारी बारी से काम करते जाएंगे और इस व्यंजक का हल प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो यानी कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, आवेश का
पृष्ठ घनत्व। ठीक है, जब आवेश का पृष्ठ घनत्व निकल जाएगा तो दोनों प्लेटों के बीच में क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये दूसरा चरण हो गया। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी तो तीसरे चरण की बात करेंगे। क्या निकलेगा, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर निकल आएगा। और जब विभवांतर निकल आएगा तो हम कहेंगे यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q/V में V का मान निकालेंगे, व्यंजक को V का मान भर देंगे उसमें और प्राप्त हो जाएगा व्यंजक। तो इतनी सी बात है विद्यार्थियों। अब चलिए देखे लेते हैं थोड़ी विस्तृत रूप से कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं क्या माने अपन ने कि A और B कैसी हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। वही अपन ने लिखा कि माना A और B समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। अब जिनके बीच की दूरी यानी कि ये प्लेट और ये प्लेट के बीच की दूरी ये अपन ने बना दी, कितनी है, D है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ये असल में ये आपको रॉड जैसे दिख रही होगी पर रॉड नहीं है, ये प्लेट है। इस टाइप से आयताकार प्लेट हो सकती है, यहाँ पर एक यहाँ और एक यहाँ पर, है ना। अथवा एक वृत्ताकार प्लेट भी हो सकती है, मतलब डिस्क टाइप में एक प्लेट यहाँ वृत्ताकार हो गई और एक उस साइड वाली वृत्ताकार। कुल मिलाकर के ये दो प्लेटें हैं, है ना। यहाँ पर A और B समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी D है। और प्रत्येक प्लेट का यानी ये जो प्लेट निकले हैं, ये प्लेट, इनका क्षेत्रफल कितना है, A है ना। और दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ जो कोई माध्यम होगा तो उसके मध्य जो माध्यम है तो उसका पराविद्युतांक है ना कितना है, दोनों प्लेटों के मध्य के पराविद्युतांक का कोई माध्यम है, ये अपन मानकर चल रहे हैं। अब आगे की बात देखते हैं, प्रक्रिया कैसे शुरू होती है कि प्लेट A को, ये वाली प्लेट है, इसको धन Q आवेश दिए तो धन Q आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो गया। ये प्लस 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 लगा दिए अपन ने, है ना, समान रूप से वितरित हो गया। तो फलस्वरूप प्रेरण की क्रिया हुई। प्रेरण की क्रिया, विद्युत प्रेरण की क्रिया के कारण ये जो B प्लेट है ना, तो B प्लेट के निकटवर्ती, ये समीपवर्ती लिखे अपन ने, समीपवर्ती तल पर क्या उत्पन्न हो गया, प्रेरित ऋण Q आवेश उत्पन्न हो गया। ये प्रेरित ऋण Q आवेश उत्पन्न हो गया। और तथा दूरवर्ती तल पर यानी इस साइड प्रेरित धन आवेश उत्पन्न हुआ होगा इस साइड। लेकिन ये है क्या कि इसका संबंध देखें अपन ने क्या लिखा, चूंकि प्लेट B पृथ्वीकृत है, यानी ये वाली प्लेट पृथ्वीकृत है ना, पृथ्वी से ज्वाइंट है, तो ये समस्त धनावेश, ये जो है प्रेरित धनावेश, ये कहाँ चला जाएगा, ये पृथ्वी पर चला जाएगा, इस पर चला गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पर चला जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि B प्लेट पर केवल प्रेरित ऋण Q आवेश शेष रहता है। ठीक है, तो यदि A प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो B प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर है ना। और आवेश का परिमाण जितना Q यहाँ उतना यहाँ, फर्क ये पड़ रहा है कि यहाँ पर प्लस वाला आवेश है और इस प्लेट पर माइनस वाला आवेश है। तो अगर हम परिमाण के रूप में जाने, आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिमाण जाने तो कितना होगा, Q/A होगा। यहाँ से चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, है ना, इसलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, Q/A हो जाएगा। ये अब यहाँ आप देखें ये क्या बनाए हैं अपन ने, ये विद्युत बल रेखाएं बनाए हैं। विद्युत बल रेखा प्लस से माइनस की ओर जाती है और यहाँ पर बल रेखाएं समांतर है। से तात्पर्य क्या है कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी किनारों को छोड़ करके। क्योंकि किनारों से तात्पर्य, जैसे एक प्लेट ये है, यहाँ अपन कल्पना करें, और दूसरी प्लेट ये है, तो ये किनारे यानी यहाँ से जो जाने वाली है ना, तो इसको अपन ने ये बनाए तो किनारे पर बल रेखाएं थोड़ी सी ऐसे मुड़ करके वक्राकार जाएंगे लेकिन बीच में समांतर होंगी। तो क्या बात निकल कर के आ रही है कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। तो अब अगली स्टेप, पहला तो ये हो गया है ना, पहली स्टेप का कार्य पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखेंगे दोनों प्लेटों, यहाँ तथा से वाक्य शुरू कर सकते हैं, तथा दोनों प्लेटों के बीच, है ना,
के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको कैसे दर्शाएं अपन, ई से दर्शाएं। तो तीव्रता कितनी निकलेगी, ये तीव्रता लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। अब बात थोड़ी सी ये समझे लेते हैं, आपको वैसे इतने से ही काम चल जाएगा, पर यहाँ पर विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आता है कि ये कहाँ से आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र कहाँ से आ गया। तो चलिए यहाँ पर अपन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको ये जानने के लिए थोड़ी सा पीछे चलना पड़ेगा। आप लोगों ने ये पहले एक अध्याय पढ़ा था, एक समान रूप से आवेशित किसी चालक प्लेट, ये चालक प्लेट ले लिया अपन ने, इसका नाम ए दिया। एक समान रूप से आवेशित कोई चालक प्लेट है जिस पर प्लस आवेश है, तो इसके कारण डी दूरी पर, ये डी दूरी पर कोई बिंदु है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान कितना आएगा, ई का मान यहाँ पर कितना आएगा, इसको E1 से दर्शा दें, ये इसका मान आएगा सिग्मा बटे 2k एप्सिलॉन 0 आएगा, ये आएगा, ये धन प्लेट के कारण। अब बात करते हैं कि एक ऋण प्लेट है ना, ऋण प्लेट है, एक समान रूप से वो भी आवेशित है, उसको अपन B से दर्शा देते हैं। असल में संधारित्र में भी तो ऐसा है ना, A और B दो प्लेट थी, तो इस पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, इस पर ये ऋण आवेश है। अब इसके कारण भी D दूरी पर, यानी इतनी ही दूरी लिए ले रहे हैं, इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा कैसी होगी, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा होगी प्लेट से, प्लेट की ओर होगी, उसकी दिशा प्लेट की ओर होगी, यानी इसकी दिशा कैसी थी, प्लेट से दूर थी, और इस पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी, इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा प्लेट की ओर ही होगी। यानी यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न हुई वो E2 से दर्शाएंगे, लेकिन E2 का मान भी इतना ही होगा, क्योंकि अगर दूरी दोनों की बराबर है तो ये भी इतना ही होगा, यानी सिग्मा बटे 2k एप्सिलॉन 0। तो आपने ये जान लिया कि यहाँ पर देखें, इसके कारण जो धन प्लेट के कारण जो उत्पन्न हुई है तीव्रता, उसकी दिशा भी इस तरफ है, और B के प्लेट के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई उसकी दिशा भी इस तरफ है। तो जब परिणामी तीव्रता की बात करेंगे तो इन दोनों तीव्रताओं का योग हो जाएगा, इसका E1 और E2 का योग हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, यानी E1 बराबर, E बराबर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना आएगा, A के कारण उत्पन्न तीव्रता सिग्मा बटे 2k एप्सिलॉन 0 प्लस, चूंकि दिशा दोनों एक तरफ है, एक ही साइड है, तो जुड़ जाएगा सीधा सीधा, ये कितना सिग्मा बटे, ये B प्लेट के कारण उत्पन्न तीव्रता लिख रहे हैं 2k एप्सिलॉन 0। और जब अपन इसका हल करेंगे तो स्वाभाविक बात है कितना आएगा, सिग्मा बटे k एप्सिलॉन 0, जिसको अपन ने E से यहाँ पर दर्शाया है। विद्यार्थी ये यहाँ पर करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही लिख देंगे तो चल जाएगा। हमने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये चीज़ें बताई है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मिटाए देते हैं, आप लोगों को ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने ये जान लिया कि ये कैसे यहाँ पर ये E बराबर सिग्मा बटे k एप्सिलॉन 0 निकल आया। तो बात हो गई, स्टेप 1 पूरी हो गई, स्टेप 2 पूरी हो गई। हम यहाँ पर स्टेप 2 को और इजी करके लिख दें, सिग्मा का मान यहाँ पर भर दें, तो E बराबर कितना हो जाएगा, इसके आगे हल करेंगे, E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा का मान Q बटे A लिख दें, यहाँ पर Q बटे A लिख दिए अपन ने, ये सिग्मा का मान, लेकिन k एप्सिलॉन 0 तो था, तो k एप्सिलॉन 0 यहाँ पर लिखे रहने चाहिए। तो ये आप समीकरण नंबर चाहे तो 1 डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीव्रता निकल गया। अपना जो चरणबद्ध प्रक्रिया थी वो आप लोगों ने जाने होंगे कि पहले सिग्मा निकाल लें, फिर तीव्रता निकाल लें, तीव्रता निकालने के बाद विभवांतर निकाल लेंगे, और विभवांतर निकालने के बाद C बराबर Q बटे V में मान भर देंगे, उत्तर आ जाएगा, है ना। तो ये चरण पूरा हो गया। अब बात आती है विभवांतर की, तो हमें ऊपर की कुछ लाइनें मिटानी होगी, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों अब बात कर लेते हैं A और B प्लेट के बीच विभवांतर। तो यहाँ लिखते हैं प्लेट A व B के बीच में, या ऐसा लिख दें सरल शब्दों में कि दोनों प्लेटों के
बीच, बीच विभवांतर। इसको विभवांतर को कैसे दर्शा दें? विभवांतर को अपन v से दर्शा देंगे। तो v बराबर तीव्रता गुणित दूरी, है ना। ये सूत्र भी आपने पहले पढ़ लिया है, तीव्रता गुणित दूरी। तो यहाँ पर v बराबर कितना आ जाएगा? तीव्रता का मान यहाँ पर आपने ये निकाला था ना अभी समीकरण 1 से, ये मान यहाँ पर भर दीजिए। कितना? q बटे k a एप्सिलॉन 0, ये तीव्रता का मान। और दूरी कितनी है दोनों प्लेटों के बीच में? d। तो यहाँ इंटू डी ऐसा करके भी लिख सकते हैं, या गुणा करेंगे तो d यहाँ आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया तीव्रता का मान, और गुणित दूरी तो d यहाँ लिख दिए, है ना। तीव्रता गुणित दूरी, ये क्या आ गया? अपना विभवांतर आ गया। अब बस अंतिम स्टेप, ठीक है। तो आप कहेंगे यदि, यहाँ पर आप थोड़ी सी ये लिख सकते हैं कि ये तीव्रता का ये कहाँ से मान आया, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप साइड में कि समीकरण, ये कौन सा नंबर डाला था? 1। समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, इससे क्या होगा? आपको भी समझने में आसानी जाएगी और व्यंजक कैसे चल रहा है, कैसे हल हो रहा है, वो पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं आगे की स्टेप। तो यहाँ लिखें कि यदि कौन सी संधारित्र? समांतर। तो यहाँ लिखते हैं यदि समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता कैसे दर्शाएंगे? विद्युत धारिता C से दर्शाएंगे, है ना। C हो तो C बराबर Q बटे V से। तो विद्यार्थी इसमें मान भर देंगे, अब काई का? V का मान भर देंगे। अंतिम स्टेप की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ अगली लाइन आ जाएगी C बराबर कितना हो जाएगा? C बराबर Q तो उतना ही रहेगा, ये वाला Q, ये लिख रहे हैं Q अपन। तो V का ये जो मान आया था, ये वाला मान V का, ये पूरा जो मान आया था, ये वाला मान यहाँ पर अपन को रख देना है। तो क्या लिख दें? Q D बटे K A एप्सिलॉन 0, ये लिख दिए मान यहाँ पर। यहाँ लिख सकते हो आप, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दें। यहाँ लिख देंगे क्या? समीकरण 2 से V का मान रखने पर, है ना, मान रखने पर। तो ये अब क्या हो जाएगा? देखें, Q से ये वाला Q और ये वाला Q कट जाएगा, ये दोनों। तो यहाँ बटे में D भर बचा रहा, और ये जो बटे का बटे ये जो संख्या लिखी, ये कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो अगली स्टेप क्या आ जाएगी? C बराबर K A एप्सिलॉन 0 बटे D, है ना। ये एसआई पद्धति में विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड, तो ये आ गया फैराड। तो विद्यार्थियों, ये विद्युत धारिता का क्या हो गया? सूत्र हो गया। कितना सरल है। तो ये हो गया। यहाँ पर लिख सकते हो, थोड़ी सा और लिखना हो तो इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, यदि दोनों प्लेटों के दोनों प्लेटों के मध्य वायु निर्वात हो, वायु आब्लिक निर्वात हो, तो K बराबर हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा? तो C बराबर, ये 1 हो गया, तो A बचा ऊपर एप्सिलॉन 0 बटे D। ये भी एसआई पद्धति में है, तो फैराड, है ना। ये तो विद्यार्थी विद्युत धारिता का सूत्र हो गया। इतना ही व्यंजक है, पर्याप्त है। लेकिन हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ी यहाँ बात कर लेते हैं। ये कौन सी पद्धति में आ गया है? ये एसआई पद्धति में आया है ना। अब बात अगर कोई CGS पद्धति में कर ले कि CGS पद्धति में विद्युत धारिता का व्यंजक समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता का सूत्र क्या निकलेगा, तो उसको भी थोड़ी सा देख लेते हैं ना। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, कैसे कि CGS पद्धति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। अब फिर वहाँ पर 1 2 3 4 विकल्प दे दें और एक ये दिया रहे, तो विद्यार्थियों इस आप लोगों ने इसको पढ़ा तो इसी को टिक लगा देंगे, जबकि CGS पद्धति में इसका रूप बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, है ना।
तो हमको कुछ मिटाना पड़ेगा विद्यार्थियों। तो हम यहाँ पर ऊपर की कुछ लाइनें मिटा लें या इतने में समझा देते हैं, ठीक है। आप लोग इतने में देखिएगा, ये व्यंजक में आपको यहाँ तक बस करना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नोट में लिख सकते हो आप लोग इसको, नोट CGS पद्धति में, है ना, CGS पद्धति में विद्युत धारिता का मात्रक स्थिर फैराड होता है। विद्यार्थियों CGS पद्धति में आपने देखा होगा कि जो स्मॉल k जो आया था, आपने कूलाम के नियम में पढ़ा था, स्मॉल k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इतना हुआ करता है ना। स्मॉल k यानी अनुपातिक नियतांक स्मॉल k था, उसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। और यहाँ पर CGS पद्धति में इसका मान होता है 1, है ना। किसका मान? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k पूरे का मान होता है 1 होता है। तो यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने का मान चाहिए? k एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए। ये देखिए k और एप्सिलॉन 0 इसका मान चाहिए। तो ये k एप्सिलॉन 0 इतने का मान अपन निकाल लें। कैसे निकाल सकते हैं? k एप्सिलॉन 0 ये जो पद लिखा है इसको तिर्यक गुणा कर दें, यहाँ ले जाएं तो यहाँ कितना बचेगा? 1/4 पाई। तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन 0 k। तो यानी कि एप्सिलॉन 0 k की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई। तो यहाँ अगर हम मान भर दें तो कितना हो जाएगा? c बराबर, देखें यहाँ ये वाला पद नहीं लिखेंगे और ये वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी जगह पर एप्सिलॉन 0 k की जगह पर हम मान कितना भरे देते हैं? 4 पाई। तो ऊपर क्या बचेगा? मात्र a भर बचेगा और 4 पाई ये मान भर दिए और यहाँ पर कितना के d। तो ये किस पद्धति में आ गया? CGS पद्धति में। CGS पद्धति में विद्युत धारिता का सूत्र इतना होगा, जबकि माध्यम वायु या निर्वात है। अगर माध्यम का पराविद्युतांक हो, है ना, तो क्या आ जाएगा? k हो जाएगा। यदि माध्यम का पराविद्युतांक हो तो, यदि माध्यम k हो तो पराविद्युतांक तो c बराबर क्या हो जाएगा? Ka 4 पाई d। ये तो ये CGS पद्धति में है विद्यार्थियों, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है ना। तो ये लोग, ये आप नोट्स बनाते उसमें एक बॉक्स बनाए, नोट लिखे और उसमें अपन ये लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने में काम में आए। जो अपना प्रश्न था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है तो व्यंजक ज्ञात कीजिए, उसका आपको यहाँ तक हल करना है। ज़्यादा है तो इतना लिख लिए, है ना। वो अभी जो अपन ने चर्चा की थी वो एक्स्ट्रा थी, है ना। आप देख सकते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है ना। किन बातों पर निर्भर करती है? सूत्र क्या कहता है यहाँ पर? k पर, माध्यम के पराविद्युतांक k पर, और प्लेटों के क्षेत्रफल a पर, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d पर निर्भर करता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए यहाँ पर कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, तो हम उसको भी थोड़ी सा देख ही लेते हैं। जैसा आपने अभी सूत्र निकाला था, c बराबर k एप्सिलॉन 0 a/d, है ना, जहाँ प्रतीकों का अर्थ भी आपने जान लिया था। तो इसी सूत्र पे पहले अपन पहला पॉइंट निकालते हैं कि प्लेटों के क्षेत्रफल a पर, है ना। तो क्षेत्रफल कहाँ आया? ऊपर आया, है ना। तो ऊपर वाली राशि बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। यानी ऊपर जो पद है वो अनुक्रमानुपाती रहेंगे, नीचे जो पद है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाएगा। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया प्लेटों के क्षेत्रफल a पर, हमने शॉर्ट में लिख दिया कि c अनुक्रमानुपाती a। आपको इसके बाद डैश करके लिखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल a के अनुक्रमानुपाती होती है ना। यहाँ पर अर्थात करके भी लिख सकते हैं कि अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद दूसरे नंबर की बात है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो d नीचे लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देने से, उल्टा संबंध है चूंकि, तो दूरी बढ़ा देने से धारिता का मान कम हो जाता है। दूरी बढ़ा देने से, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देने से धारिता का मान कम हो जाता है।
अब फिर दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम के पराविद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात यहाँ पर अधिक पराविद्युतांक का कोई माध्यम रखेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं के पराविद्युतांक के माध्यम की उपस्थिति में विद्युत धारिता के गुनी हो जाती है ना। यानी कि अगर पहले विद्युत धारिता कितनी रही होगी C, तो अगर के पराविद्युतांक का माध्यम हो जाएगा तो विद्युत धारिता हो जाएगी के सी, यानी के गुनी हो जाती है विद्युत धारिता, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में के पराविद्युतांक माध्यम की उपस्थिति पर उसकी विद्युत धारिता के गुनी हो जाती है। तो ये आपको किन कारकों पर निर्भर करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ये आप इसका जवाब इस प्रकार से दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे रही आज की क्लास? आपने शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखा, इसलिए धन्यवाद। बहुत रुचिकर भी थी आज की क्लास, तो हमें पूरा विश्वास है आपको विषय वस्तु अच्छी से समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी यदि कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो मन में, तो ज़रूर लिखिएगा, हम उसका यथासंभव निदान करने की कोशिश करेंगे। इस कार्य में हमें बहुत प्रसन्नता होगी। और हाँ विद्यार्थियों, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से जो एक अपनापन सा हो गया है, उसी के नाते आप लोगों को एक जिम्मेदारी देते हैं कि विद्यार्थियों सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, लेकिन अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भी शेयर करें, जिससे हमारा ये प्रयास सभी के लिए हेल्पफुल हो, सभी लोग पढ़ पाएँ और सबका भला हो। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।